अस्सलाम वालेकुम। हमारी रेस्पिरेशन के चैप्टर पर डिस्कशन चल रही थी और वी हैव टेकन अबाउट 3 lectures ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ योर चैप्टर नंबर 14, फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर। इसमें अभी तक हमारी डिस्कशन हुई थी कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस जहाँ से यानी कि रेस्पिरेशन का अमल होता है, मैकेनिज़्म होता है, उन सरफेसेस की क्या ख़ुसूसियात होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग यानी जिसे वेंटिलेशन हम कहते हैं या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं वो कैसे होती है। उसमें जो है यानी कि 2 उसके पार्ट्स थे जो हमने पढ़े थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन जिसे हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या मैकेनिक्स होते हैं। जब आप इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, मैंने आपको बताया था इंस्पायर, इससे याद रखना है कि इन यू आर टेकिंग इट इनसाइड, अंदर को। और एक्सपायरेशन मतलब एग्जिट, आप उसे बाहर एग्जिट करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में फिर हमने डिस्कस किया था डायफ्राम जो होता है, जो आपका एक स्केलेटल मसल है और वो फ्लोर ऑफ योर चेस्ट कैविटी बनाता है। ये चेस्ट कैविटी है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ये सीना और पेट। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताएं तो सीना और पेट को जो अलग करने वाली चीज़ है वो क्या है, डायफ्राम। ऊपर चेस्ट कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो चेस्ट कैविटी होगी इसका ये फ्लोर बना रहा है डायफ्राम, और एब्डोमिनल कैविटी जो होगी जो इसके नीचे है इसकी ये छत बना रही है, यानी ये एक कमरा है। ठीक है, तो इस कमरे की जो बल्कि ये कहने ये जो कमरा है, इस मेरे पाँव के नीचे जो ज़मीन है वो क्या है, मेरा फ्लोर है। तो मेरे पाँव ये कमरा चेस्ट कैविटी है, मेरे पाँव के नीचे जो ज़मीन है वो किसने बनाई है, डायफ्राम ने। और इस कमरे के नीचे जो कमरा है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये इस कमरे की जो ज़मीन है वो नीचे वाले कमरे की तो छत है। ठीक, तो डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी की रूफ होती है और चेस्ट कैविटी की फ्लोर होती है। फिर हमने इंटरकोस्टल मसल्स पढ़े थे और हमने रिब्स को देखा था कि जब आप सांस अंदर ले जाते हैं तो रिब्स को क्या होता है, जब सांस बाहर ले जाते हैं तो रिब्स का क्या उस वक्त किस अमल और किस हालत में होते हैं वो। अच्छा, अब थोड़ा सा एक हल्का सा एक चीज़ बता दूं कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग या कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन ब्रेन के लेवल पे कैसे होता है। तो इसमें जो है हम जब मैंने डिस्कशन की है नर्वस वाले चैप्टर में, नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, कि इस ब्रेन के नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो कि मेडुला की एक क्या है कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन है। तो ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है हाइंड ब्रेन, और उसका जो हाइंड ब्रेन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो ये जो मेडुला है हाइंड ब्रेन का पार्ट, इसकी कॉन्टिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड होती है। जब हमने मेडुला की जो डिस्कशन की है, जो कि ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से जिसमें से एक है मेडुला। तो उस मेडुला का काम होता है ऑटोनॉमिक कंट्रोल में, यानी उन एक्टिविटीज़ में जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो वो ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमिक लफ्ज़ जहाँ है उसका मतलब है ऑटोमेटिक, खुद से चलने वाली, जो हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मेडुला से हर वक्त हो रहा होता है। अब मैं उसकी डिस्कशन करती हूँ, मगर ये आपको समझ आ गया कि मेडुला कहाँ पर होता है। यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड, हाइंड ब्रेन, हाइंड मतलब पीछे, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है और जो आखिरी पार्ट होगा वो ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है वो मेडुला। ठीक, तो यहाँ पे आपके सेंटर्स होते हैं ब्रीदिंग के। यहाँ पे आपके नोज़िया के सेंटर्स भी होते हैं, बीपी कंट्रोल करने के, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के सेंटर्स भी होते हैं, और ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन कंट्रोल करने के सेंटर्स भी होते हैं। तो अब इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है, इट इज़ इन मेडुला, जिसे हम कहेंगे ब्रीदिंग सेंटर, वो मेडुला के अंदर है। ठीक है, ब्रीदिंग सेंटर। अच्छा, अब मैंने आपको मेन बात बता दी, बाकी जल्दी से बुक से एक दफ़ा बता देती हूँ। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ब्रीदिंग बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉल्यूंटरीली। अ ब्रीदिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन कैरीज आउट इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जो बात मैंने बता दी वही बात है ये।
हर वक्त हमें पता नहीं होता कि मैं गहरी सांस मतलब आप अभी तो आप सोच रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा, वरना हर वक्त ज़िंदगी के दिन के 24 घंटे गुजार रहे होते हैं, हम हर लम्हे नहीं सोच रहे होते कि इस वक्त मुझे तेज़ सांस लेनी है, इस वक्त मुझे हल्की सांस लेनी है। खुद से ही ऊपर नीचे सांस हो रही होती है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी नीड होती है उसके हिसाब से। ठीक, तो ये हर वक्त जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, जो एवरी मूवमेंट का कंट्रोल है, वो कौन कर रहा होता है? मेडुला। फिर मेडुला के अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक इसका डॉर्सल पार्ट यानी टॉप पार्ट, और एक इसका नीचे वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो इसका जो लोअर पोर्शन होता है या वेंट्रल पोर्शन जिसे कहेंगे, वो कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को। ठीक है, डेप्थ और रेट ऑफ इंस्पायरेशन को। ठीक है, और जो इसका टॉप वाला पोर्शन और लेटरल पोर्शन होता है, वो किसको कंट्रोल करते हैं? टॉप और लेटरल पोर्शन एक्सपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर एक्सपायरेटरी सेंटर होते हैं। हमने देख लिया था कि इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन हवा बाहर जाना, इंस्पायरेशन हवा का अंदर आना। ठीक है, तो हम कितनी सा रेट और फ्रीक्वेंसी, उसकी डेप्थ कितनी है। रेट मतलब हम 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस अंदर ले जा रहे हैं या बाहर ला रहे हैं। ठीक है, वो रेट है कि 1 मिनट में 100 दफ़ा, 1 मिनट में 16 दफ़ा, 1 मिनट में कितनी दफ़ा। हमें पता है कि 15 to 20 टाइम्स हम नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, और हमारी 30 या 32 कह लीजिए एक्सरसाइज में, या जब आप तेज़ काम कर रहे होते हैं, कोई स्टर्नस एफर्ट कर रहे होते हैं, तो तब होती है। ठीक, तो ये रेट और फिर उसके बाद डेप्थ कि कितनी गहराई में अंदर ले जा रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ाया था लंग कैपेसिटीज़, लंग वॉल्यूम्स, जिसमें मैंने ये बताया था कि लंग की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक है, टोटल कितनी है? 5 लीटर, और इस 5 लीटर में से 3.5 लीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, जो हर वक्त इन आउट नहीं होता, और 1.5 लीटर जो है वो क्या है? 3.5 प्लस 1.5 टोटल 5 है। ये 1.5 जो आमतौर पे हम सांस ऑक्सीजन बाहर और अंदर ले जा रहे होते हैं एयर, ये इतना यूज़ होता है लंग का। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं और गहरी सांसें ले रहे होते हैं, तो ये तब ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम भी इस्तेमाल होता है। 5 लीटर टोटल लंग कैपेसिटी है, 3.5 लीटर रेजिडुअल वॉल्यूम है, और 1.5 लीटर जो हर वक्त वर्क कर रहा होता है। ठीक, तो इसकी डेप्थ, अगर आप नीचे जाएंगे, थोड़ी गहरी सांस लेनी है, 2.5 लीटर तक अगर आप इस ऑक्सीजन को अंदर बाहर कर रहे हैं या टोटल इस सारे को कर रहे हैं, तो ये जो है क्या होता है, इससे हम कहेंगे डेप्थ। कितनी डेप्थ, कितनी गहराई में आप सांस ले रहे हैं। और रेट क्या? रेट ये कि कितनी पर मिनट कितनी दफ़ा आप ले रहे हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए मेडुला के अंदर सेंटर्स होते हैं। ठीक है, लोअर पोर्शन में इंस्पायरेशन का सेंटर होता है कि सांस अंदर कितनी जाएगी, और टॉप पोर्शन में मेडुला के ही एक्सपायरेशन का सेंटर होता है। ठीक, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल पे हमने बात कर ली। फिर थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज़ पॉसिबल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। अब क्या है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, दिमाग का सबसे जो बड़ा पार्ट है, वो दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है फोर ब्रेन के अंदर। ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 हिस्से, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो जितना भी आपका ये मास है बाहर की तरफ, या जो आप ब्रेन की ये वाली डायग्राम्स देखते हैं इस तरह की, उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है, जितना भी ये ऊपर वाला, ये सारा बड़ा पोर्शन सेरिब्रम होता है। 2 इसके हेमिस्फीयर्स यानी 2 आधे हाफ्स, 2 आधे सर्कल्स के बराबर हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आपका दूसरा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर होंगे, किसके? ब्रीदिंग के। अब यहाँ पे इनवॉलंटरी भी होगा और वॉलंटरी भी होगा, यानी कि यहाँ से आप कॉन्शियसली सोच के भी अपनी ब्रीदिंग को चेंज कर सकेंगे, और इनवॉलंटरी कंट्रोल तो होगा ही, यानी कि आप कितनी सांस ले रहे हैं इसका कंट्रोल दिमाग का जो हाईएस्ट सेंटर है, जिस विच इज सेरिब्रम, वहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, मेडुला तक तो कंट्रोल हर वक्त हो ही रहा है। ठीक है, मगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, और मेडुला वाला कंट्रोल इज सोली टोटली कौन सा है? ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी, जो कि खुद से हर वक्त हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं भी, अभी आप लोग सोचे, ठीक है, कि मैंने गहरी सांस लेनी है, मैं आपसे कह रही हूँ परेशानी में, पेपर से पहले पेपर देने में कह रही हूँ बच्चों गहरी सांसें लो, सुकून करो, टेक डीप ब्रेथ्स। तो अब आप डीप ब्रेथ लें जल्दी से, तो ये मैंने सोच के अपनी सांस को गहरा किया ना, इसमें मेडुला ने तो काम नहीं किया, इसमें मैंने खुद सोचा, वॉलंटरली, ऑटोनॉमिकली नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं, मैंने दिमाग से करवाई वो काम। तो ये काम कहाँ से हुआ? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है इसका सेंटर। थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज पॉसिबल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। यानी कि हम, अब मैं कहूँ जल्दी से जान के तेज सांस लो,
तो हमने ऐसा भी किया, ठीक है। जब हमने रेट इंक्रीज किया तो ये हमने ऑटोनॉमिकली नहीं किया, ये हमने जान के वॉलंटरीली किया। तो इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो रेट और डेप्थ दोनों अगर हम वॉलंटरीली इंक्रीज करना चाहें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनवॉलंटरी करना चाहें मेडुला का यूज, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम ओकेजनली मैं कहूँ सांस बंद कर लो अपनी, आप लोग कर सकते हैं ना सांस बंद करें, सांस बंद, सांस नहीं ले रहे, गुजारा हो जाता है इंसान का, ठीक है। तो ये भी वॉलंटरी कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन एक हद के बाद जो है, अभी मैं आपको कहूँ 5 मिनट के लिए सांस बंद करें, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप दो चीज़ होंगी, या तो आप सांस छोड़ देंगे, आप एक ब्रीथ ले लेंगे, या फिर आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, आफ्टर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर रिज्यूम्स इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने आपसे कहा कि सांस रोकें, आपने सांस रोक के रखी, इतनी देर तक रोक के रखी कि मिस ने कहा है सांस रोकनी है, तो आप सांस ले ही नहीं रहे और आप बेहोश हो गए। सांस ना लेने की वजह से ऑक्सीजन के लेवल्स ब्लड में कम हो गए, आप बेहोश हो गए। जैसे ही आप बेहोश हुए, आपके मसल्स छूट गए ना, जो आपका दिमाग का कंट्रोल चल रहा था, तो अब आपने जब बेहोश हो गए, आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली जो सांस ले रहे हैं मेडुला के थ्रू अब सांस लेना शुरू कर देंगे, ठीक। और एक और चीज़ इसमें है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है फोर ब्रेन का, जिसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? इमोशंस, मेनली इमोशंस कंट्रोल करता है। तो इस लिम्बिक सिस्टम के अंडर भी आप सांस चेंज हो जाती है। मतलब जब अगर अल्लाह ना करे किसी की फौतगी हो जाती है, कोई डेथ हो जाता है, तो हम किसी और तरह के सदमे में किसी और तरीके से सांस ले रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत तो और तरह से सांस ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे होते हैं तो और तरह से। तो ये थोड़ा सा इमोशन से भी रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है। आज का हमारा जो असल और मेन टॉपिक है, ये आई थॉट कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। फिर आगे नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको मेडुला का कॉन्सेप्ट होगा, तो आपके लिए पढ़ना ज़्यादा अच्छा और आसान होगा, और आप इस चैप्टर से इसको रिलेट भी कर सकेंगे, ठीक। अब जो है एक और चीज़ है, स्कूबा डाइविंग क्या होती है, और बड़ा मज़े का काम है, और मैं कहती हूँ ज़िंदगी में इंसान को कभी एक दफ़ा करना चाहिए। स्कूबा डाइविंग, डाइव का मतलब गोता लगाना पानी में ऊपर से, और स्कूबा डाइविंग बहुत डीप सी डाइवर्स होते हैं, बहुत गहरे सी के अंदर जाते हैं। अब आपको पता है कि जब आप बहुत समुंदर के अंदर गहराई पे जाएंगे, या जो है आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे, तो दोनों जगहों पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर दोनों जगहों पे कम हो जाता है। जब एयर प्रेशर कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो स्कूबा डाइविंग, स्कूबा स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं किसी लफ्ज़ की, ठीक है। जैसे BBISE किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है? बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये एक तरह का एक एक्रोनिम है, ठीक। तो स्कूबा क्या एक्रोनिम है, किस चीज़ का है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग एपरेटस होता है, यानी आर्टिफिशियल सांस ले रहे होते हैं आप। जब आप गहराई में जाते हैं, पानी के अंदर, सी के अंदर, स्कूबा डाइवर्स बहुत डीप सी में जाते हैं। कुछ लोग रिसर्च के पर्पज से जाते हैं, कुछ लोग फ़न के लिए, मज़े के लिए जाते हैं, और इट्स लाइक बड़ी अच्छी मज़े की एक्टिविटी है ये। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे सी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में कम है। मैंने क्या बताया था, हमारा ब्रीदिंग का, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म क्या था कि जब हम लंग्स में सांस अंदर ले जाते थे तो क्या होता था कि सांस अंदर इसलिए जाती थी क्योंकि हम लंग्स को एक्सपैंड कर देते थे, जगह बढ़ा देते थे, वॉल्यूम ज़्यादा कर देते थे, बाहर अंदर प्रेशर कम होता है। और जैसे हम यहाँ आम तौर पे सी लेवल पे खड़े हैं तो क्या होता है, बाहर प्रेशर, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ वो अंदर आ जाती थी। लेकिन अब जब बाहर ही कम है तो इसमें क्या होगा, इसमें तो इनफैक्ट अंदर से बाहर निकलेगी हवा, बाहर से अंदर कैसे जाएगी, हम सांस कैसे लेंगे? तो हम सी में या हाई एल्टीट्यूड पे बहुत, जब जैसे आपने देखा होगा वो पिछले दिनों मोहम्मद अली सतपरा का जो चल रहा था बहुत ज़्यादा, वो क्या थे, एक क्लाइंबर थे, माउंटेन क्लाइंबर। तो क्या होता था, वो उन लोगों के साथ जितनी भी उनकी पिक्चर्स थी उनमें उन्होंने टैंक्स पहने होते थे बड़े, वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स ले जाते हैं। वो तो उनकी खैर पुरानी पिक्चर थी, इस मिशन पे वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स नहीं लेके गए थे, ठीक। तो अब ये जो टैंक्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं नाइट्रॉक्स, ठीक है। नाइट्रॉक्स के अंदर 35% ऑक्सीजन होती है और बाकी 65% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है।
तो अब क्या होता है, इसमें वो आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, सांस इसके थ्रू आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका ये बहुत हाईली कंप्रेस्ड होती है। कोई चीज़ कंप्रेस्ड जब बोली जाए, लिखी जाए, तो उसका मतलब है कि उसका प्रेशर, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिस डब्बे, जिस एपरेटस से डाइवर ने सांस लेनी है, जब इसमें डब्बे में प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आप सांस आराम से ले सकेंगे। प्रेशर बाहर कम और अंदर ज़्यादा, बाहर प्रेशर ज़्यादा और अंदर कम, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अब इसमें देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अंदर से फिर बाहर भी चला जाएगा। ये हमारी स्कूबा डाइवर्स की बात होगी। असल जो आज का टॉपिक है हमारा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। अब हमने पढ़ लिया था ना पिछले लेक्चर में कि एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, सांस लेते कैसे। अब ये है कि गैसेस जो है ये किस तरह से ट्रेवल करती हैं, तो अभी हमारी इसके ऊपर डिस्कशन है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड पढ़ेंगे, दो ही तो गैसेस है हमारी, और दूसरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मैं बुक का यूज़ इसलिए भी थोड़ा कर रही हूँ ताकि हम इन लाइन रहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर की डिस्कशंस ना करें। अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उसे हम HB हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो 97% जो है ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा 3% जो है वो एज डिजॉल्व ऑक्सीजन प्लाज्मा में जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जितनी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका 97% यानी मेजर हिस्सा हीमोग्लोबिन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है, और 3% वो ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, उसमें सॉल्व हो जाती है, और फिर वो उसके थ्रू मूव करती है, ट्रेवल करती है। एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट अकर्स इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। Each molecule of hemoglobin can bind with 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin, ठीक है। अब इसमें ये बात कह रही हैं कि ये एक रिवर्सिबल हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मिलना एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे शो करते हैं, जो आगे भी जा सकता है और पीछे भी, ठीक है। अब ये कब होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो कौन सी साइड ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी, और इस तरफ जाएगी कहानी। अच्छा, तो जब ये एक प्रोसेस होता कहाँ पर है, ये प्रोसेस जो है इसकी लोकेशन क्या है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमने पढ़ा था एयर सैक्स जो है वो लंग के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो कि बने होते हैं एल्वियोलाई, ग्रेप लाइक क्लस्टर से बने होते हैं, जो क्या है, लंग की जिस तरह से कह लें हम ईंठें हैं मेजर, जिससे वो अगर एक लंग को आप थोड़े थोड़े एक जितना भी छोटा हिस्सा लाएं, तो आखिरी छोटा हिस्सा जो आपके पास होगा वो एल्वियोलाई होगा। इसी किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करें तो हमें क्या चीज़ आखिर में मिलती है, एटम, या किडनी जिन हिस्सों से बनी होती है वो नेफ्रॉन्स। तो इस तरह लंग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की बाइंडिंग के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग, ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी ट्रेवल कर सकता है और पीछे भी जा सकता है। और यहाँ पे एंजाइम जो ये काम करवाता है, कोई रिएक्शन कराने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक। फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी एक दाना HB, एक दाना हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ उठा सकते हैं अपने ऊपर। हीमोग्लोबिन क्या है, एक घोड़ा है जिसके ऊपर 4 ऑक्सीजन बैठ के जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं बॉडी के अंदर, ठीक। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो सकती है, तो हमने क्या पढ़ा कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, HbO2। और यहाँ पे बुक में 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं HBO8, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है, तो यूँ आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। रीज़न वाई, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को उठा सकता है, ठीक। द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अपने ऊपर जो उठाता है और उठा के ले जाता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि कैपेसिटी मतलब किसी चीज़ को उठाने की ताकत, होल्डिंग कैपेबिलिटी, कैरिंग मतलब उठाना, तो उठाने की ताकत, किसको उठाने की ताकत, ऑक्सीजन को उठाने की ताकत, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड।
अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दो मोड्स थे, एक था हीमोग्लोबिन के थ्रू 97% जो हमने देख लिया, एंजाइम उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, दूसरा था विया द प्लाज्मा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के फिर 3 तरीके हैं, जो ये हमने पढ़े, 2 तो यही और एक इसके अलावा है। ठीक है, अभी जो 2 हमने पढ़े वो क्या थे कि हीमोग्लोबिन के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, और तीसरा इसमें है बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। अब हम ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो इसके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में 3 चीज़ें आती हैं आपके पास। प्लाज्मा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में होता है, थोड़ा हीमोग्लोबिन के साथ। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी, जब हीमोग्लोबिन घोड़ा अपने ऊपर हीमोग्लोबिन H फॉर हीमोग्लोबिन, H फॉर हॉर्स, जब ये हॉर्स हीमोग्लोबिन अपने ऊपर ऑक्सीजन को ले जाएगा तो वो क्या होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये अपने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को बिठा के ले जाएगा तो वो क्या होगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये यहाँ पे क्या होगी, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तीसरा क्या, एज बाइकार्बोनेट आयंस, और सबसे ज़्यादा होता ही बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। बाय मीन्स जब बाय लफ्ज़ आए तो वो हाइड्रोजन, और कार्बोनेट नेट है तो CO3। ठीक है, अच्छा, इस पर -1 चार्ज, एक नेगेटिव आयन यानी कि एनायन होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले एज बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू किस तरह होता है। अब कितनी परसेंटेज इसमें होती है, सबसे ज़्यादा मैंने कहा था, तो कितनी परसेंट, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पे होता है। Approximately 70% of carbon dioxide is carried in the blood as bicarbonate ions. Carbon dioxide diffuses into the blood, enters the red blood cells and combines with water to form carbonic acid in the presence of enzyme carbonic anhydrase. ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं रिएक्शन में मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गया ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर ये कहानी हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ चुका है, रेड ब्लड सेल के अंदर वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके क्या बना लिया, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना लेंगे मिलके। और फिर ये हो रहा किसकी मौजूदगी में, वही वाला एंजाइम है जो पीछे हमने पढ़ा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक क्योंकि आपने देखा ना, कार्बन से रिलेटेड है, और एनहाइड्रेज क्योंकि उसने वाटर को हटा दिया। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, फिर हम अगला स्टेप क्या है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब अनस्टेबल है मतलब ज़्यादा देर वो इस तरह से नहीं रह सकता, इसको किसी और चीज़ में टूटना ही होगा। तो कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा, यानी कि टूटने को क्या कहेंगे केमिस्ट्री के टर्म में, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ लग जाना, और डिसोसिएट उससे जुदा हो जाना। जब उससे ये डिसोसिएट होगा तो किस चीज़ में होगा, इसमें क्या है, क्या बन जाएगा, इससे अनस्टेबल कंपाउंड था, डिसोसिएट हुआ, हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, अब ये किस में डिसोसिएट हुआ, ये रिवर्सिबल है क्योंकि अनस्टेबल है ना, इससे वापस भी तो ये बन सकता है। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गए, कार्बोनेट आयंस आ गए और हाइड्रोजन आयंस आ गए। ठीक है, अब आपको पता है जब पीएच, हम कहीं किसी चीज़ का पीएच कम है या किसी चीज़ की एसिडिटी ज़्यादा है, तो इस बात का क्या मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं। हाइड्रोजन आयन के ज़्यादा होने से पीएच कम होता है, यानी कि एसिडिटी बढ़ती है। तो अब जब ये प्रोसेस ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो रही है, तो एसिडिटी इन द ब्लड बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको होम्योस्टेसिस जो हमारे से अगला चैप्टर है उसकी डिस्कशन में ये बात हमने डिस्कस की है कि बॉडी में हर वक्त होम्योस्टेसिस यानी कि एक, अच्छा वो यहाँ पे ये बात आ गई, 2 बातें इसमें, एक होता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मतलब
लाइक रिजेंबलिंग, एक तरफ ठहरा हुआ रखना। तो किसको से ठहरा हुआ रखना? इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यानी बॉडी का पीएच, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, इन सब चीज़ों को एक पैरेलल रखना, एक जैसा रखना, हर वक्त एक ही तरह का रखना। चाहे बाहर -7 है लेकिन बॉडी के अंदर हर वक्त 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसको मेंटेन रख के बाहर के चेंजेस होने के बावजूद अंदर चेंज ना होने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब बॉडी में हमने होम्योस्टेसिस करके रखने हैं। ब्लड का पीएच इज 7.4, हर वक्त 7.4 ही रखना है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, यानी कि ये 7.4 से कमी की तरफ जा रहा है। तो अब हम कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तरीक़ेकार एक्टिवेट करेंगे जो ये जो एसिडिटी हो गई है ये इसको रोकेगा। ठीक, तो ये किस तरह से रोकेगा? अब दिस डज नॉट अकर सिंस हीमोग्लोबिन बफर्स द हाइड्रोजन फॉर्म्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बढ़ती जा रही है, ये तो मैंने आपको कहा कि होगा, लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होता होम्योस्टेसिस की वजह से। और होम्योस्टेसिस के लिए हमारे पास बफर मैकेनिज्म्स होते हैं। ये आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं कि बफर क्या होता है? बफर इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, चेंज को होने से रोकता है, कांस्टेंट स्टेट रखने की कोशिश करता है। वो वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है, या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है, या जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो वाली डिस्कशन बिल्कुल वही केमिस्ट्री की यहाँ पर भी है, मगर केमिकली केमिस्ट्री वाली जो है चीज़ वो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था एक और चीज़ भी है। होम्योस्टेसिस तो ये हो गया ना कि आपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी कि बॉडी के जिस्म के अंदर जो चीज़ है, जैसे कि डिफरेंट पैरामीटर्स, पीएच को, टेम्परेचर को और इन चीज़ों को एक जैसा रखा, मेंटेन करके रखा। लेकिन ये है कि अब इसके बाद आपने एक और टर्म कहीं कहीं आप पढ़ेंगे शायद बाद में, जिसे हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। स्टेसिस का मतलब तो ठहरा हुआ रखना, सेम रखना, चेंज ना करना, वही है। लेकिन हीमो का मतलब है ब्लड, तो खून से रिलेटेड है वो बात, सिर्फ वो हीमोस्टेसिस है। आपने स्पेलिंग्स देखने हैं, होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है कि पीएच जब ज़्यादा हो रहा था, कम हो रहा था, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे थे, पीएच कम हो रहा था। लेकिन हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन तो ज़्यादा हो रहे हैं मगर बॉडी इसको बफर कर लेगी, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी। किस तरह से? ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा रीड करते हैं। The hydrogen ion readily associates with oxyhemoglobin to form hemoglobinic acid and oxygen is released to the tissue। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, ये क्या करते जाएंगे? जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते जाएंगे। कौन सी वाली हीमोग्लोबिन के साथ? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी, हमने पीछे पढ़ी जब हम ऑक्सीजन की डिस्कशन कर रहे थे कि क्या बनता है HB, उसके साथ ही बल्कि लिखती हूँ HB4O2 या HbO8, उसके साथ ये हाइड्रोजन आयंस मिलते जाएंगे। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन की वजह से, ये मिलते जाएंगे और क्या बनेगा आपके पास? हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, और ऑक्सीजन बाकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिलीज होकर कहाँ जाएगी? टिश्यूज़ के पास जाएगी। ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, ब्लड में रेड ब्लड सेल के पास गया, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, ये याद रखना है। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने कंबाइन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बना दिया कार्बोनिक एसिड, जिसे H2CO3 कहते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूटेगा, रेडिली डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या करेगा? वहीं पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन आयंस उसके साथ कंबाइन होके उस हीमोग्लोबिन को बना देगा हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB, और बाकी ऑक्सीजन को रिलीज करा देगा और वो ऑक्सीजन रिलीज होकर टिश्यूज़ तक चली जाएगी। और हमारा काम क्या था कि ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक ले जाए। ये तो यहाँ की कहानी हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्रॉम इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स नेगेटिवली चार्ज्ड बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज टू द प्लाज्मा। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस यानी कि नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी जो ज़्यादा हो रही है, ये क्या होगा? ये बाहर प्लाज्मा में चली जाएगी। ये रेड ब्लड सेल में आई थी ना, और ये रेड ब्लड सेल के अंदर कहानी हो रही थी, तो इस रेड ब्लड सेल से वापस ब्लड में आ जाएगी क्या चीज़? ये बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि ये एन आयंस, ये नेगेटिव आयंस। जब ये बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा
कि अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, बाहर से क्लोराइड आइंस, ये क्लोरीन के जो आइंस हैं ये अंदर आएंगे। दिस इज अचीव्ड बाय स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। ये काम करने के लिए कि बाइकार्बोनेट आयन जाए बाहर और क्लोराइड आयन आए अंदर, ये काम करने के लिए एक मतलब एक, क्योंकि मेम्ब्रेन से तो हर चीज़ तो नहीं गुजर सकती सेल की मेम्ब्रेन से, तो इसके लिए एक ख़ास किस्म का पंप, एक ख़ास किस्म का चैनल होगा जिसे हम कहेंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, ये आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर होती है। दिस प्रोटीन मूव्स टू आयंस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आयंस ऑन ईदर साइड। दिस इज कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिना, ठीक है, ये हमें पता है। अब ये कहानी जो हो रही है इसको हम कहेंगे कि क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, सेल के अंदर से, रेड ब्लड सेल के अंदर से प्लाज्मा के अंदर जा रहा है, इसी क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना कहेंगे, ठीक है, हैमबर्गर्स फिनोमिना। अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयंस बाहर गए सेल से, क्लोराइड आयंस सेल के अंदर आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्लोराइड शिफ्ट हो गया, इसको हम इस जाने को हमने कहा कि क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में, और इस फिनोमिना को हम हैमबर्गर फिनोमिना भी कह सकते हैं। तो अगर एक क्लोराइड आयन जाएगा बाहर तो दूसरा बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएगा तो क्लोराइड आयन अंदर आएगा, ठीक है। क्या हो रहा था, अंदर बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल के ज़्यादा हो गया था तो ये बाहर जा रहा था, क्लोराइड आयन अंदर आ रहा था। अब इस क्लोराइड आयन के अंदर आने को हमने कह दिया क्लोराइड शिफ्ट, और ये करवाने वाला जो चैनल था, जो पंप था, जो प्रोटीन था, वो बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये हो रहा है, और फिनोमिना का नाम हमने पढ़ लिया। इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर ली कि कार्बन डाइऑक्साइड की एज कार्बोनेट आइंस जो कि 70% होती है, इस तरह से ये वाला चीज़ 70% हो रही होती है। अच्छा, फिर जो क्लोराइड आइंस आरबीसी के अंदर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो ये पॉजिटिविटी थी ये तो क्या कर रही थी, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना रही थी, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा था, लेकिन एक नेगेटिविटी क्लोराइड अंदर भी तो आ रहा था। और हाँ, जितने क्लोराइड बाहर जाएंगे उतने ही बाइकार्बोनेट अंदर आएंगे, 2 बाहर जाएंगे तो 2 अंदर आएंगे, ताकि चार्जेस मेंटेन रहे, ठीक है। अब जब क्लोराइड आयन अंदर आएंगे तो ये क्लोराइड आयन पोटेशियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे हैं वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे। इस तरह से जो आपका ब्लड है उसका पीएच बफर रहता है कितने पे, 7.4 पे, जो कि मैंने पहले बताया था कि ब्लड का पीएच 7.4 पे। बाइकार्बोनेट आयंस का बाहर जाना, सोडियम के साथ कंबाइन होना और बना देना सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और अंदर जो है पोटेशियम और क्लोराइड, जो क्लोराइड अंदर आ रहा था क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू, वो क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये अंदर बन गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ कंबाइन होने के बाद बाहर जो बाइकार्बोनेट जा रहे हैं सोडियम के साथ कंबाइन होने के बाद इसने बना लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात ये करते हैं कि ये डिपेंड करते हैं पार्शियल प्रेशर्स पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज देन ब्लड, द रिएक्शन प्रोसीड्स, इस तरह से प्रोसीड करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और in case the partial pressure of carbon dioxide is higher in blood than the outside blood, as in case of the lungs, the equation reverses and bicarbonate ions combine with hydrogen ions to release carbon dioxide and water, ठीक है। अगर क्या होगा, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स तो हर जगह पे है ना बॉडी में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसी जगह पे ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, कार्बोनिक एसिड इसको डिसोसिएट ज़्यादा करेगा, और ये लंग्स की साइड पे क्या होगा, लंग्स जहाँ होते हैं उस जगह पे जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज़ करवानी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए इसका ब्रेक डाउन करा के ये वाला रिएक्शन इस साइड पे जाता है। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और हमने ऑक्सीजन को गिराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड में, जो कि कार्बोनेट आइंस और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाता है। और हाइड्रोजन आइंस क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को साथ हीमोग्लोबिनिक एसिड बना के ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हमें ऑक्सीजन को गिराना है
तो हम या कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो रिएक्शन इस तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि बाकी बॉडी जितनी भी है जहाँ हमने ऑक्सीजन ले जाना होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, जैसे कि लंग पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कराना होता है, तो रिएक्शन इस शक्ल में जाएगा, ठीक। उसके बाद अब इसमें हमने डिस्कस कर ली कि बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कितने परसेंट होता है, 23%, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम से पता चल रहा है 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड combines with the globin part of hemoglobin. This reaction depends upon the partial pressure of CO2. When the partial carbon dioxide pressure is higher in tissues in the blood, formation of carboxy hemoglobin occurs. When the partial pressure of carbon dioxide is higher in blood than the tissues, as in case of lungs, carboxy hemoglobin releases its carbon dioxide. ये तो हमने थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस मैकेनिज्म पढ़ा था। अब इसमें क्या है कि ये हीमोग्लोबिन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो लंग्स में जाएगा और फिर वहाँ पे ये चीज़ होगी और इस तरह से वो अलग हो जाएगा, ठीक, डिसोसिएट हो जाएगा। या बल्कि ये चीज़ तो कार्बोनेट आयंस के थ्रू हो रही है। अगर हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को देखें तो अगर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बाकी बॉडी में ज़्यादा है जिस्म में, तो कार्बोक्सी हर जगह पे क्या बनेगी, जिस्म के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन जब वो लंग्स तक जाएगी तो लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो लंग्स में जाके खुद ही हीमोग्लोबिन से हट जाएगी, टूट जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, सादा हीमोग्लोबिन, जिसके साथ ये ऑक्सीजन चिपक के उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, ठीक। और फिर पीछे कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन इसके साथ आके चिपक के इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। तो ये पार्शियल प्रेशर्स पे डिपेंड करता है कि जिस जगह पार्शियल प्रेशर कम वहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगी, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी। अब हर किसी का अलग अलग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्सीजन को इस तरह, और वो देखा जाएगा कि हम किस जगह पे किसके प्रेशर्स को देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा जनरली, और लंग्स की जगह पे जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा। लेकिन बाकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा मगर लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला मैकेनिज्म चलेगा जिसके थ्रू 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर डिजॉल्व्ड प्लाज्मा में जो है ये किस तरह से होता है, कितना होता है, 7% होता है, और वो कहता है ये इनएफिशिएंट है, यानी कोई ख़ास इससे फ़ायदा हमें हासिल नहीं होता। लेकिन है ये भी एक तरीके का, तो हम बता देते हैं कि प्लाज्मा जो सेल का, जो ब्लड का जो वाटरी पार्ट है इसे प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर से 7% वो कैरी कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 70% सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू, जो मैकेनिज्म हमने यहाँ डिस्कस किया, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, और वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है, और 7% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक। इसके बाद हमने डिस्कशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की थोड़ी सी डिस्कशन है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट की जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है रेस्पिरेशन में, गैशियस एक्सचेंज, उसकी डिस्कशन खत्म हुई। डिस्कस हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को किया था। ऑक्सीजन के 2 मैकेनिज्म्स थे, एक था प्लाज्मा के थ्रू जो कि 3% होता था, और 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से होता है, एज बाइकार्बोनेट आयंस 70%, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू 23%, प्लाज्मा के थ्रू 7%। सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस वाला इंपॉर्टेंट है जो कि हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाया जो कि अनस्टेबल है, डिसोसिएट हो गया इन बाइकार्बोनेट आयंस में, और बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे, क्लोराइड आयन अंदर आएंगे, तो इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ बता दिया। एक खास प्रोटीन के थ्रू होता है जिसे हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और यहाँ पे जो अंदर की तरफ आ रहा था क्लोराइड, वो कंबाइन होकर कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। और जो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया था वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। बाकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस थे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेंगे, और हाइड्रोजन जो है वो हीमोग्लोबिन वाले पार्ट के साथ मिलके बना देगा
हीमोग्लोबिनिक एसिड और ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर टिश्यूज को चला जाएगा। फिर हमने कहा कि जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पे रिएक्शन यूं चलेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस होकर बाहर जा सके, जैसे कि लंग्स में। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालना है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है उस तरफ रिएक्शन इस तरह से जाएगा। यानी कि लंग्स में जो है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम है हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, यूँ हो रहा है रिएक्शन। आप अपनी डायग्राम बुक में बहुत अच्छी एक डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे, उसमें क्या है कि आप देख लें ऊपर वाली डायग्राम जो है उसमें आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं, ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। जब टिश्यूज टू ब्लड हो रहा है तो वो इस तरह से जा रहा है, देखिए ना, हमें ऑक्सीजन ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हम ये करा देंगे ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हमने फ्रॉम ब्लड टू लंग्स ले जाना है तो वो किस तरह से जाएगा, इस साइड से शुरू होगा, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट वाली आयंस की साइड से शुरू होगा। यानी कि अगर हमें लंग्स के पास ले जाना है, ब्लड टू लंग्स ले जाना है तो ये रिएक्शन यूं, लंग्स टू ब्लड ले जाना है तो ये रिएक्शन यूं, ठीक है। अब आप इसको जो है अगर आप लोगों की क्लास में प्ले हो तो आप इसे थोड़ा सा रिवाइंड करवा के इस हिस्से को देख के समझ सकते हैं। लंग टू ब्लड जा रहा है यूं रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ब्लड टू लंग जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट कर रहे हैं तो उल्टा जाएगा रिएक्शन। यहाँ पे हमारी गैसियस एक्सचेंज की डिस्कशन ख़त्म हुई। आई होप आपको स्कूबा डाइविंग वाला टॉपिक भी समझ आया होगा, और जो हमने कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स पढ़े हैं वो समझ आए होंगे, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग समझ आ गया होगा। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोराइड शिफ्ट का फिनोमेना। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पिगमेंट्स की डिस्कशन करेंगे और प्रोबेबली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी सांस लेने के जो दुश्वारियाँ और मसाइल होते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।